नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज रिसर्च मेथोडोलॉजी से हम एक और नया टॉपिक लेने जा रहे हैं और उस टॉपिक में हम जानेंगे एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, यानी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो एक अच्छे रिसर्चर के अंदर हो, ताकि वो रिसर्च की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर पाए और वो जो डेटा कलेक्शन है, प्रॉब्लम सिलेक्शन है या डेटा से रिलेटेड कोई भी और एक्टिविटी है या जो रिसर्च की नीड है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले पाए, लोगों से कम्युनिकेट कर पाए और सही तरीके की फाइंडिंग डिस्प्ले कर सके, यानी सही तरीके से रिजल्ट वो निकाल सके। तो हम जाने कि एक रिसर्चकर्ता में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं और क्यों होनी चाहिए। कोई भी अनुसंधान कार्य, कोई भी रिसर्च वर्क हो, वो तब तक कंप्लीट या अच्छा नहीं होगा जब तक उसका जो रिसर्चर होगा, यानी जो अनुसंधान करने वाला व्यक्ति होगा, वो बहुत ज्यादा कर्मठ नहीं होगा, मतलब अपने काम के प्रति उसके अंदर लगनशीलता नहीं होगी, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा नहीं होगी, वो डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। ये सारी प्रॉपर्टी जब तक उसके अंदर नहीं होंगी तब तक वो कोई भी रिसर्च जो है कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक रिसर्च की जो प्रक्रिया है आपको पता है काफी जटिल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये प्रक्रिया। और ये रिसर्च वर्क भी जो है बहुत ज्यादा श्रम की डिमांड करता है, बहुत ज्यादा मेहनत की डिमांड करता है, बहुत ज्यादा लगन की डिमांड करता है। तो कोई भी अनुसंधान करता हो उसके अंदर इस बात की एक छानबीन होनी चाहिए, या कह सकते हो एक प्रकार का एनालिसिस होना चाहिए कि कुछ गुण हैं रिसर्च से संबंधित जो किसी व्यक्ति में हों तो वो क्या कर पाएगा उस क्षेत्र में या उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो रिसर्च कर रहा है, आसानी से चीजों को कलेक्ट करके और एक सिस्टमेटिक एनालिसिस के द्वारा अपनी फाइंडिंग तक पहुंचेगा। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहले गुण होना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से है, वो जिज्ञासा उसके अंदर होनी चाहिए। ढेर सारी जिज्ञासा होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, आपने देखा होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकताओं के साथ साथ उनको पूरा करने का कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिससे उस आवश्यकता को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना करके आसान तरीके से कंप्लीट करे। तो ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति के अंदर क्या होंगे, नए नए विचार आएंगे, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग उसके अंदर होगी, वो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों लेवल पर सोचता होगा। तो जो जिज्ञासा है वो हर बात में क्वेश्चन मार्क लगाएगा, और जब किसी भी प्रॉब्लम के आगे या किसी भी एक्टिविटी के आगे क्वेश्चन मार्क लगता है तो उसके आंसर की डिमांड या आंसर ढूंढने की प्रक्रिया या उसके सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो किसी भी रिसर्चर के अंदर अगर जिज्ञासा वाला गुण पाया जाता, क्योंकि वो हर चीज की तह में जाने की कोशिश करता। सोसाइटी में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो कोई चीज देखते हैं लेकिन वो अगर उनके मतलब की है तब तो उस पर वो कुछ बातचीत करते हैं, और मतलब की नहीं है तो उसे इग्नोर कर देते हैं। एक रिसर्चर के अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि वो हर एक चीज का इतना जबरदस्त तरीके से ऑब्जर्वेशन करे, मतलब एक नए प्रकार की उसका जो उस पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है या पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसको ऑब्जर्व करने का जो उसका पेशेंस है या तरीका है या धैर्य के साथ चीजों के प्रति सोचना, विचारना और उसको ढूंढना, तो ये एक जिज्ञासु व्यक्ति ही कर सकता है। तो ये एक कैरेक्टर उसके अंदर होना चाहिए। फिर बात आती है कि वो निष्पक्ष हो, उसके अंदर दूसरा एक गुण होना चाहिए कि निष्पक्षता उसके अंदर पाई जाती हो। ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब हम डेटा कलेक्शन करने जाते हैं या सपोज दैट हम किसी प्रॉब्लम के सिलेक्शन की बात करते हैं या कोई और प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, सैंपलिंग मेथड कोई प्रयोग करते हैं, तो अगर कोई बायस्ड या कह सकते हो पूर्वाग्रही या कोई रूढ़िवादी सोच से ग्रसित है, यानी उसकी विचारों में निष्पक्षता नहीं है, उसकी समझ में निष्पक्षता नहीं है, तो वो क्या है, पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति उसका जो इन्फ्लुएंस होगा या उसका जो झुकाव होगा उस व्यवस्था से या तो उससे दूर ले जाएगा या पास ले जाएगा। तो वो पहले से प्री जज्ड जो चीजें होंगी, पहले से जो उसको पता है उनको वो आधार बना लेगा और उसको एनालिसिस छोड़ देगा। जैसे सपोज दैट ऐसा माना जाता, जबकि ये बात सत्य नहीं है, ऐसा माना जाता है कि लड़कियों के प्रति या लड़के और लड़कियों में जेंडर के आधार पर बहुत ज्यादा
विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और वो विभिन्नताएं जो हैं, डिफरेंसेस हैं, वो मेंटल लेवल पर होते हैं। जबकि ये बात कहीं सत्य नहीं है, लेकिन ज्यादातर अगर स्टीरियोटाइप लोगों से अगर बात करोगे तो उनकी थिंकिंग यही होती है कि ऐसा होता है। तो निष्पक्षता होगी, अगर वो बायस्ड नहीं होगा व्यक्ति, तो वो क्या करेगा, वो अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चीजों को करता जाएगा, वो किसी प्रकार के इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं होगा। तो दूसरा कैरेक्टर जो है उसका निष्पक्षता उसके अंदर होनी चाहिए। एक तीसरा कैरेक्टर आता है आकर्षक व्यक्तित्व। आकर्षक व्यक्तित्व का मतलब यानी एक अच्छी पर्सनालिटी जो है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, सिर्फ आपकी फिजिक ही नहीं होती है। पर्सनालिटी वर्ड जब आता है तो उसमें आपकी साइको फिजिकल एक्टिविटी, आपका बात करने का तरीका, आपका जो है लोगों से सवाल पूछने का तरीका, आपका किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करने का तरीका, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, लिखने का तरीका, ये सारी चीजें जो हैं आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हैं। अब किसी पर्सनालिटी में आलसपन है तो वो कोई डेटा लिया और उसका नोट नहीं बनाया, उसको लिखा नहीं, सपोज दैट, या उसको कहीं डायरी में नोट नहीं किया, तो अब क्या है, वो हो सकता है रिकॉल चीजें हो या ना हो, और रिकॉल भी हो तो वो मेमोरी बेस्ड रिकॉल हो, उतनी रियल फाइंडिंग या रियल डेटा आपके मिस हो जाए। तो इसलिए क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, रिसर्चर वाला होना चाहिए। इसलिए कहा गया अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। ऐसी पर्सनालिटी, अब सपोज दैट हम किसी स्कूल, कॉलेज या किसी मोहल्ले या सोसाइटी या गांव में गए और हमें क्या करना है, परमिशन लेनी है वहां के ग्राम प्रधान से या उस क्षेत्र के अधिकारी से। अब हमारा पर्सनालिटी ही इतनी खराब है, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हम रिसर्चर या किसी फील्ड में कुछ काम करने वाले व्यक्तियों से भी बेकार तरीके के हमारे रहन सहन, उठने बैठने, बोलने के तरीके हैं। तो क्या हो जाएगा, वो आपको वहां पर बाधाएं आ सकती हैं, और वो जो आप जिस ऑब्जेक्टिव के लिए गए हैं हो सकता है उसमें कोई दिक्कत भी आए। तो यहाँ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मतलब बहुत सुंदर होने से नहीं है। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मतलब है कम्युनिकेशन से, डिसीजन से, एटीट्यूड से, और आपके काम करने के तरीके से। तो इसको कहते हैं वो सारी साइकोफिजिकल एक्टिविटी जो सोसाइटी में इंटरेक्शन के लिए जरूरी होती हैं, उन सारी चीजों का आपके अंदर होना चाहिए, वो आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है सहनशीलता और धैर्य, पेशेंस की बात करते हैं। देखिए, रिसर्च मैंने पहले बताया एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो लॉन्ग टाइम चलने वाली प्रोसेस है। अब इसमें आपका अगर सहनशीलता नहीं है, मतलब आपके अंदर सपोज दैट पेशेंस नहीं है, मतलब आप बहुत जल्दी में सब कुछ कर लेना चाहते, कहीं गए हैं कोई डेटा कलेक्ट करने, तो आप बहुत जल्दी बोर्डम फील कर रहे हैं या थकान महसूस कर रहे हैं, आप अपनी ही बात बोले जा रहे हैं, जो सामने ऑब्जेक्ट है उसकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, पेशेंस ही आपको है, और हो सकता है वो बहुत उल्टी सीधी भी बातें बताए। कभी कभार डेटा कलेक्ट करने में ये दिक्कतें आती हैं कि हमें चाहिए होता है वो व्यक्ति नहीं बोल रहा होता, कुछ और बोल रहा होता है, या उसका जो टॉपिक से अलग कुछ बातें करता है तो हम उसको टोक देते। इससे क्या होते हैं, हमारे डेटा मैनिपुलेट हो जाते हैं। हमें उसको अपने फ्लो में, अपने सरस रूप में बोलने देना चाहिए या बताने देना चाहिए, और फिर उसमें से जो फाइंडिंग मिले और जो डेटा मिले उनको हमें लेना चाहिए। हमें उसको किसी भी प्रकार का प्रेशर या दबाव या पहले से ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए, मतलब एक फ्री तरीके से उसको अपना डेटा देना। तो यहाँ पेशेंसफुल होना बहुत जरूरी है, और एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है रिसर्च, तो इसमें तो व्यक्ति को पेशेंसफुल होना चाहिए। नहीं तो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए तो आपको थकान होगी, अरे क्या काम करना, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। तो इसलिए एक रिसर्चर को बहुत ज्यादा पेशेंसफुल होना चाहिए, धैर्यपूर्ण रहना चाहिए। इसके बाद आता है बुद्धिमत्ता या इंटेलेक्चुअलिटी। ये तो एक गुण है जो नेचुरल भी है और एक्वायर्ड भी है। यहां पर बात आती है, अगर आप अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, अगर आपकी बुद्धिमत्ता है, आप कौशलपूर्ण हैं, तो यहां पर आप क्या करेंगे, चीजों को अपने रिसर्च में जो चीजें हैं उनको कैसे क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हमें कलेक्ट करना है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे मेंटेन करना है, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, डेटा लेने जाना है तो जो हमारे ऑब्जेक्ट है, डेटा जिनसे हमें लेना है, उनसे हमारा व्यवहार कैसा है, ये सारा का सारा काम हमारी इंटेलेक्चुअलिटी का है, बुद्धिमत्ता का है। तो उन लोग ज्यादा अच्छे रिसर्च कर पाते हैं जो थोड़ा मेंटली शार्प होते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका अच्छा होता है, चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, मेमोराइज्ड कर लेते हैं। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि बुद्धिमत्ता।
फिर एक और पॉइंट आता है वैचारिक स्पष्टता। बहुत सारे लोगों में बड़ी बायस्डपन होता है। बायस्ड का मतलब यहाँ एस मैन टाइप होते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा, सबको कह रहे हैं हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है, उनकी भी बात ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपके विचार बहुत क्लियर कट होने चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप उस पर कैसे काम करेंगे, आपका हाइपोथेसिस कैसा है, आपका सैंपलिंग कैसा है, आपका डेटा कलेक्शन कैसा है और कौन से टूल लेने हैं, प्रोजेक्टिव है, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड है। तो ये बहुत क्लियर कट विचार होने चाहिए। किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में या किसी शॉर्टकट के रास्ते के चक्कर में ना पड़ के आप क्या करें, अपने विचारों को स्पष्ट रखें और डेटा कलेक्शन की तरफ जाएं, डेटा सिलेक्शन की तरफ जाएं, डिजाइन तैयार करें। ये नहीं कि किसी ने बता दिया, काम कर रहे थे पहले हम किसी दूसरे ट्रैक पर और किसी ने कहा नहीं बहुत शॉर्टकट मेथड है, हो सकता है फाइंडिंग थोड़ी इधर उधर हो जाए लेकिन ये बहुत आसान है, तो आप क्या होते उधर चले जाते। ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपको क्या वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है कि हमें अगर व्यवहार कुशल हैं तो हमसे ज्यादा से ज्यादा हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए व्यवहार कुशल होने का फायदा हो सकता है। अगला पॉइंट आता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। किसी भी चीज को करने के लिए सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो जबरदस्त होना चाहिए। अब अपने आप पर भरोसा नहीं है, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अगर अपने पर ही भरोसा नहीं है तो आप कैसे किसी समस्या को सेलेक्ट करेंगे, कैसे उसकी हाइपोथेसिस बनाएंगे। मतलब आपको बिलीव होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो हम करने जा रहे हैं। अब रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ हमें अच्छा करना है, उसमें तो हमें रिसर्च करके फाइंडिंग दिखानी है। वो फाइंडिंग पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है। अब हम इस दबाव में न रहे कि हमारा रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाए या हमारी कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम रिसर्च कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं, जो रिजल्ट होगा वो सबके सामने जर्नलाइज करेंगे, वो एक बाकायदा दस्तावेज होगा। तो इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बड़ी नीड होती है। ये नहीं डरना कि अब तो सब हो गया, अब हमारे बस की बात नहीं, अब बड़े कैलकुलेशन या कई और प्रकार की। तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं जाना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग या कह सकते हो लॉजिकल कैपेसिटी, अगला पॉइंट है तार्किक शक्ति। आपके अंदर क्या होना चाहिए, तर्क करने की क्षमता। कई सारे लोग होते हैं तर्क नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं बात बात में लड़ाई झगड़े कर लेते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं या कभी कभार अपने आप को डिमोरलाइज्ड फील करते हैं। तो ऐसा नहीं, आपके अंदर लॉजिकल कैपेसिटी या लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, तार्किक क्षमता होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट को बहुत अच्छे से फाइंड आउट करेंगे, उसके निचोड़ को निकालेंगे, उसके कंक्लूजन की तरफ जाएंगे और फिर उसको अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज करेंगे। तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, तार्किकता की जबरदस्त को पोटेंशियल होना चाहिए। इस पे हमें पीछे नहीं होना चाहिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके बाद, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। देखिए ये बर्थ बॉर्न होती है क्रिएटिविटी, और इसको नरिशमेंट तो हो सकता है, घटाई जा सकती है, लेकिन बढ़ाना बड़ा टफ काम है। तो क्रिएटिविटी क्या है, जो फ्री होकर के एक अच्छी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति जब किसी फ्री इन्वायरमेंट में फ्री थिंकिंग करता है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग करता है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी का मतलब है हर चीज को एक फंडामेंटल लेवल पर अपने तरीके से, बहुत सारा रिसर्च हो चुका है, बहुत सारा डिस्कवरी हो चुकी है, बहुत सारे आविष्कार हो चुके हैं, लेकिन उन्हीं चीजों में क्या सुधार किया जा सकता है, क्या इनोवेशन किया जा सकता है, ये कोई क्रिएटिव रिसर्चर ही कर सकता है। इसलिए एक रिसर्चर के अंदर क्या होना चाहिए, एक इफेक्टिव तरीके की क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ताकि वो अच्छी चीजों को और अच्छे तरीके से कैसे बता सकता है या कह सकता है या कर सकता है। अगला पॉइंट आता है कि डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, शीघ्र निर्णय लेने वाला होना चाहिए। अब शीघ्र निर्णय का मतलब यहां पर क्या हुआ कि वो कोई डिसीजन लेना है, कहां पर हमें सैंपलिंग करनी है, कौन सा डेटा हमें लेना है, कौन सा टूल लेना है, किन किन एक्टिविटीज को हमें फॉलो करके डेटा मिल सकता है। तो अब यहां पता लगा, आज हमने शुरू किया सैंपलिंग, अब हम उसमें यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि टूल हम प्रोजेक्टिव लेंगे या नॉन प्रोजेक्टिव टूल लेंगे, डिजाइन में हम कौन सा डिजाइन लेंगे। तो निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। तो अगर वो डिसीजन मेकिंग है तो वो रिसर्च को और अच्छे से कर पाएगा। तो ये कुछ थे जो एक रिसर्चर के अंदर गुण होने चाहिए,
फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एक रिसर्चर के अंदर, यहाँ से सवाल बनता है कि अच्छे रिसर्चर की कोई एक प्रॉपर्टी 3-4 दे दी जाती है, उसमें से एक आपको फाइंड आउट करनी होती। तो इसलिए मैंने सारी जितनी लगभग एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए उस पर मैंने डिस्कस किया है। बच्चों वीडियो को देखो, शेयर करो, फॉरवर्ड कर दो, सब्सक्राइब कर लो और जो एक्सपीरियंसेस हो उनको आप जरूर कमेंट में लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद।